हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को हम लोग आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी के अंतर्गत हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और इसमें ये जानेंगे कि प्री के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और आपका मेंस के लिए हम कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरे नंबर में एक चीज़ और आप समझिए कि इसके जो फैक्ट है वो आपको विधिवत तरीके से नोट्स बनाते हुए चलना है, जो मेन है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा कवरेज प्रीलिम्स प्लस मेंस में, सबसे ज़्यादा तो मेंस में रहता है। आपको इसको शब्दों का चयन करना है। तो यहाँ पर जो उद्देशिका दी है यानी प्रियम्बल, इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कृत दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपको मैं बता दूं, पूरा जो प्रियम्बल है याद होनी चाहिए पहले नंबर पर। ठीक है ना, एक चीज़ आप समझिए, धीरे धीरे टास्क लेकर के चलेंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कि यानी कि आज हम पढ़ेंगे क्या। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा क्या कब कहाँ और कैसे, ये चैप्टर होगा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई इसमें बताया क्या क्या गया है। ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री का बहुत अच्छे से प्रारंभिक स्टेज आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो रसीदा नाम की एक लड़की थी, अखबार पढ़ रही थी, तो अब ये सोच रही है कि भाई कैसे पता लगाया जाए कि पिछले सालों में क्या हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जब पिछले सालों में क्या हुआ था तो क्या क्या ये पता लगा रही है कि जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किन किन घरों में रहते थे, क्या आर्किटेक्टों पशुपालकों कृषकों शासकों पुरोहितों आज के जीवन कैसे था, ये सब पता लगाने के लिए ये प्रयासरत है। ठीक है, अब ये हुआ कि भाई सबसे पहले लोग रहते कहाँ पर थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है पृष्ठ 2 में, जो नर्मदा नदी का है। नर्मदा नदी तो कई साल वर्ष पहले लोग कहाँ पर रहते थे, नर्मदा नदी पर। आपके पास जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पहले नंबर पर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में प्राचीनतम मानव साक्ष्य कहाँ पर मिले। भारत में प्राचीनतम मानव साक्ष्य कहाँ पर, नर्मदा घाटी में मिले। ठीक है, एक चीज़ समझ, नर्मदा यानी कि मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक है, और अरब सागर में गिर जाती है भ्रंश घाटी से होकर के। इतना देख लिया। अब यहाँ पर जो नर्मदा घाटी के आसपास के लोग जो रहते थे वो क्या करते थे कि पहली बात तो क्या थे, कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। वे भोजन के लिए जड़ों फलों व जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से क्या किया करते थे, संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट तथा शिकार भी किया करते थे। अब एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, पश्चिम उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए ये वाली दिशा हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर दे रहा है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ये अफगानिस्तान में आपके सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है, अब ये पहाड़ियों के बारे में क्यों कह रहा है, देखो जितनी भी पहाड़ियाँ इसमें दे दे, आप ये समझिए कि आपके यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में क्वेश्चन बनना तय है। एक चीज़ आप समझिए, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इन्हीं की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। अब देखो किरथर पहाड़ी, ये इसी क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जो आपके 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया था, किरथर तथा सुलेमान पहाड़ी पर। उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल और पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। आ गया। अब उत्तर पूर्व में यहाँ पर देखिए कौन सा है, गारो। यहाँ पर ये देखो गारो पाद दिया है मेघालय में, तथा आपके मध्य भारत में विंध्यन पर्वत, ये विंध्य पर्वत हो गया। यहाँ पर विंध्य पर्वत आपका के लिए पता लगाना, ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि का विकास हुआ तथा जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य क्षेत्र के उत्तर में। ठीक है, यहाँ पर कोल्डिहवा। अब देखिए आ गया समझ में। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम मैप देखें तो ये हमारी सिंधु नदी आ जाती है यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये देखो सिंधु नदी हो गई। उसके बाद इसकी झेलम चिनाव रावी ब्यास सतलज, ये आपकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 47 वर्ष पूर्व
इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या हुए, फले और फूले। गंगा व इसकी नदियों के किनारे समुद्र तटीय इलाकों में लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, उद्भव हुआ था। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में पता लगाने को बोला। तो गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी, सोन नदी आपने देखा अभी आपके नर्मदा नदी मैंने क्या बताया था, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है कि नहीं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो यहाँ फिर नर्मदा नदी निकलती है और ऊपर जा करके सोन नदी पटना के पास गंगा से मिल जाती है। तो ये मान लो सोन नदी हो गई और इधर से गंगा नदी बह रही है। तो गंगा में जो सोन सहायक नदी है कहाँ पर, पटना में मिल जाती है। जो पटना वर्तमान में, अब देखिए इन नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, वर्तमान में बिहार या मगध के कहला जाता है। यहाँ के शक्तिशाली क्या थे, बहुत ज़्यादा शासक थे और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब देखिए लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या किया, यात्रा किया। कभी कभी उनको क्या मिल जाता था, हिमालय, उसके बाद रेगिस्तान, नदियाँ आदि सब समुद्रों द्वारा जोखिम भरी क्या यात्राएं होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कई कई बार लोग काम की तलाश में या प्राकृतिक आपदाओं के कारण इधर उधर हो जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाओं या दूसरे, ये आपका मेन साइंफर राइटिंग के लिए बहुत बेस्ट पैरा है, ये आप समझिए। जैसे लोग एक दूसरे की तरफ यात्रा क्यों करते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, उसका कारण क्या था, या तो काम की तलाश में, या तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, या तो सेना एक दूसरे को क्या करती हैं, विजय हासिल करने के लिए। ठीक है ना। इसके अधिक व्यापारी जो अपने काफिले होते हैं अपने जहाज़ों के साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जो धार्मिक गुरु हैं वो शिक्षा या सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। कुछ न कुछ आपने, कुछ लोग यात्रावश उत्सुकतावश यात्रा किया करते हैं। ये सभी आपने देखा, इन लोगों के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो अच्छे से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब देख लेते हैं देशों के नाम। ये भारत देश का नाम है, तो जो देश का नाम है वो कैसे पड़ता है। यहाँ पर जो देश है प्रायः इंडिया या भारत जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो इंडिया शब्द किससे निकला था, इंडस से। ये एक बार पीसीएस में पूछा गया है कि इंडिया शब्द किससे है, तो इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले जो ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंडोस या इंडोस नदी का, ठीक है, और पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया शब्द का। भारत के नाम पर आपने देखा उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए जाना जाता था। भारत नाम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह कहा जाता था और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो साइड में पैरा दिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। देखो पांडुलिपि का एक प्रश्न, ये जो दिया हुआ ये पांडुलिपि है। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा गया एक पत्ते पर पृष्ठ होता है। तो किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई एक ऐसी पांडुलिपि को यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखिए अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मीनू। ठीक है, अर्थात जिसका अर्थ क्या है, हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छालों तथा विशेष तरीके से भोजपत्र द्वारा मिलती हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब कई बार क्या होता है, इन जो पत्तियाँ हैं पांडुलिपियाँ, इनको कई बार कीड़ों खा लेते हैं। तो कुछ बार इसमें हमने देखा कि कुछ बची हुई हैं जो कहाँ पर रखी हुई हैं, मंदिरों या बिहारों में प्राप्त होती हैं। अब देखो इन अभिलेखों का, अब यहाँ पर जो अभिलेख आ गए, अभिलेख क्या होता है, अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए जो आपके पत्थर लेख होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अभिलेख कहा जाता है। ठीक, अब ये अभिलेख कौन लिखता था, राजा और रानी लिखते थे, साधारण पुरुष तो लिख नहीं सकते थे। आप ये समझिए यहाँ पर क्यों, अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे तथा कि लोग उनको क्या कर सकें, देख सकें, जिनमें से राजा, और ये देखिए, तथा उनका पालन कर सके लिखा है। और कई ऐसे अभिलेख हैं जिनमें राजा रानियों सहित अन्य पुरुषों के नाम भी वर्णन मिलते हैं। ठीक है, उनमें लड़ाइयाँ वगैरह लिखाई जाती हैं। अब एक चीज़ और समझ लेना, इसके अतिरिक्त कई अतीत में बनी वस्तुएं जो प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, जो पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों आदि मूर्तियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, ठीक है, कोई बार सिक्के मिले, पत्थर मिले, अब
जो पुरातत्व विधि है ना, वो और किसको किसको खोजते हैं, जैसे जानवरों या चिड़ियों मछलियों को खोजते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से इसमें देख लिया। अब जो पांडुलिपि है, पांडुलिपियों में जैसे आपने देखा जाए अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी इतिहास प्राय किसका प्रयोग करते हैं, स्रोत। अगर पूछा जाए स्रोत शब्द का आशय क्या है, तो अभिलेखों तथा पुरातत्व के से संबंधित जानकारी जहाँ से मिलती है उसको बोलते हैं स्रोत। और इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं, ये इसका मेन शब्द है। अब देखो अतीत एक है या अनेक है, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है, इसकी पीडीएफ मैं अपने ग्रुप पर भेज चुका हूँ। अब देखिए अतीत है, इस पुस्तक में हमारे शीर्षक अतीत पर ध्यान किया गया। यहाँ पर अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया, अर्थात एक ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कहा गया जो अलग अलग समूहों के लोगों को इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा और रानियों से क्या था, भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों से बहुत ज़्यादा भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं, है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ के खाते हैं, शिकार करके खाते हैं। वहीं शहरों के लोग क्या करते हैं, खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब यहाँ पर तिथियों से मतलब है, तिथि किसे कहते हैं। देखो तिथि क्या होती है, इसकी जो गणना होती है ना, ईसा मसीह जो आपके ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से होता है। क्लियर हो गया। अब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना क्या कहलाती है, ईसी, यानी कि ईसा से पहले। बीसी आपने देखा होगा, बिफोर ऑफ यानी बर्थ ऑफ क्राइसिस, और उसके बाद आपने देखा एडी आफ्टर ऑफ क्राइसिस के रूप में जानते हैं। अब अभी आप हम लोग इसमें आगे देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। अगर आ जाए एडी मतलब क्या होता है, एमनो डोमिनी, यानी कि हमने देखा ईसा मसीह के जन्म के बाद। आ गया समझ में। तो एसी और ये अब देखो यहाँ पर कई बार बीसी दे देता है, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है, और सी का मतलब होता है कॉमन ईरा। ठीक, इसको ध्यान रखना। और ये भारत में कैलेंडर के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब देखिए यहाँ पर जो अफ्रीकी देश है, अज्ञात लिपियों की प्रमुख कहानी मिलती है। जैसे उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र मिलती है, जहाँ पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी मिलते थे। तो इनको देखो ये चित्र बनाए गए हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये मिस्र के हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आपको चर्चा में आता है। देखिए यहाँ पर देखो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा, जैसे ये बहुत ज़्यादा शब्द पूछा जा सकता है इन फ्यूचर में। उत्तरी मिस्र में क्या है, यहाँ पर रोसेटा एक कस्बा है, और यहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री के 2 प्रकार में है। तथा कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए, इन्हें क्या बोला जाता है, कारतूस बोला जाता है। तो जो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे कारतूस है। अगर पूछा जाए हाल ही में कारतूस शब्द चर्चा में रहा, तो ये आप आ गया ना समझ में। ये जैसे खुदाई उदाई मिलते हैं, तो अब आ गया ना, ये क्या है, राजा और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए जाते थे मिस्र में, वो क्या है आपके, इनको बोला जाता था कारतूस। आ गया। तो कल हम मिलते हैं आपके दूसरे पेज में, ठीक है, यानी दूसरे लेसन में। और आज आपकी इसकी पीडीएफ हम लोग दे चुके हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, लगभग वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ। तो आज के लिए इतने रखते हैं। मैंने बता दिया, अगर हमारा बैच लेना है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर जा कर के बैच हमारा परचेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी की पीडीएफ हमारे ग्रुप पर भेज दी चुकी है। अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए आप, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।